अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम वंस अगैन। आई एम आरिफ हसन खान। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले वीडियोस में देखा है, और मैं फिर से हिस्ट्री के उसी टॉपिक को यहाँ छेड़ रहा हूँ जिसे हम पीछे छोड़ आए थे और जिसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन पिछले हमारे वीडियो लेक्चर में दिया था। सभी व्यूअर्स से यही गुजारिश है कि कोशिश करें कि जिस मकसद से हम पढ़ा रहे हैं वो मकसद कामयाब हो जाए, और अल्लाह करे कि आपके पास वो रिसोर्सेस अवेलेबल हों जिनसे आप फ़ायदा उठा सकें। तो हमने लेसन स्टार्ट किया है सोशलिज्म इन यूरोप। As already said in previous lecture that this lesson has been divided in two parts. First, it is socialism in Europe, and another, it is the Russian Revolution. So, right now, मैं सोशलिज्म पर बात करना चाह रहा हूँ और सोशलिज्म पर ही बात करूँगा। हमने देखा पिछले लेसन में हमने सोशलिज्म की डेफिनेशन वगैरह पढ़ी, हमें किन किन मुद्दों पर काम करना है, कौन कौन से टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, उन पर बात हुई। तो इस लेसन में मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ हमारे हिस्ट्री के जो सबसे पहला टॉपिक है, वो है द एज ऑफ सोशल चेंज। एज ऑफ सोशल चेंज। एज ऑफ सोशल चेंज। एज ऑफ सोशल चेंज। जब हम एज ऑफ सोशल चेंज पढ़ते हैं तो हमारा जहन उस वक्त की सोसाइटी की तरफ जाता है कि जो उस वक्त की सोसाइटी थी, उस सोसाइटी में कौन सी कमियां थी, कौन सी खामियां थी, कौन सी परेशानियां थी, कौन सी प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था उसको ज़रूरत पड़ी उसको चेंज करने की। ठीक है, तो सोशल चेंज पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा पिछले चैप्टर में जाते हैं, जहां पर आपने पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 15 मई 1700 फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 5 मई 1789 को हुई थी फ्रांस के अंदर। क्योंकि सोशलिज्म के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो हमें वही चीजें पढ़नी है जो चीजें हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दी है, जो चीजें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकलकर बाहर आई हैं, और वो चीजें हम आगे पढ़ेंगे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो ये हुई थी, ये जो इनकलाब आया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, इसने पूरे वर्ल्ड को, ऐसा समझो कि सारे वर्ल्ड का जहन जो था कुछ ही चीजों पर अटका हुआ था, लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से पूरे वर्ल्ड की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, सब हिल सा गया था। सब हिल सा गया था। पूरी दुनिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में बात कर रही थी, इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर रही थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रही थी, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगी फ्यूचर में, उस पर बात कर रही थी। पूरी दुनिया मुतासर हो गई थी कि अगर वो रिवॉल्यूशन ला सकते हैं, व्हाई नॉट वी, हम भी तो ला सकते हैं। वर्ल्ड डार्क एज में जा रहा था, अमीर अमीर बनता जा रहा था और गरीब गरीब होता जा रहा था। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हमें बहुत सारी चीजें मिली। हम यही पढ़ रहे हैं कि आखिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ऐसा हमें क्या दिया जिसकी वजह से हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन को यहां पर इतनी अहमियत दे रहे हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने हमें क्या दिया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने हमें एक आइडिया दिया। किस चीज का आइडिया दिया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने हमें आइडिया दिया फ्रीडम का, आजादी का। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने हमें आइडिया दिया लिबर्टी का। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने हमें आइडिया दिया डेमोक्रेटिक राइट्स का। मैं आगे जाकर ये डिस्कस करूंगा सारे, फिलहाल स्टेप टू स्टेप चलते। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने हमें आइडिया दिया
इक्वालिटी का, बराबरी का, क्योंकि सोशलिज्म एज यू नो खुद ही कहता है कि मैं एक ऐसी चीज हूं जो यकीन रखती है बराबरी में, चाहे वो इंसानी तौर तरीकों की बराबरी हो, या फिर प्रॉपर्टी की बराबरी हो, या रिसोर्सेज की बराबरी। तो उस वक्त के ज़माना कैपिटलिज्म को बड़ा सपोर्ट कर रहा था, और कैपिटलिज्म के लिए सोशलिज्म एक बहुत बड़ा थ्रेट था। ये बात मैंने अपने पिछले लेक्चर में भी कही थी और अभी भी कह रहा हूं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लोगों के दिलों में एक उम्मीद की किरण जगा दी थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक ऐसी चिंगारी थी, एक ऐसी चिंगारी थी जो उस वक्त की सोसाइटी में और खास करके यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, और लोग इसके फायदे की बात, इसको डिस्कशन में ला रहे थे। इसके बारे में हर एक एंगल से इसे डिस्कस किया जा रहा था। ऐसे ही डिस्कशन इसका हिंदुस्तान के अंदर भी हो रहा था उस जमाने में, और हिंदुस्तान में इसके डिस्कशन करने वाले थे राजा राम मोहन राय और डेरेजियो। दोनों बहुत प्रोमिनेंट स्कॉलर्स भी थे और सोशल रिफॉर्मिस्ट्स भी थे, जिन्होंने यहाँ की सोसाइटी को बहुत हद तक चेंज किया। बहुत ज़बरदस्त सोशल थिंकर्स थे, और वो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को हिंदुस्तान के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी डिस्कस कर रहे थे। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लोगों को ये आइडियाज दिए जो मैंने ऑलरेडी कहे। मैं लिख भी लेता हूं लिबर्टी, फ्रीडम, डेमोक्रेटिक राइट्स, इक्वालिटी। ये जो आइडियाज थे ये पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल नए थे, कोरे कोरे जिसे हम कहते हैं, फ्रेश। लोगों को पता नहीं था इन आइडियाज की अहमियत। लेकिन जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई तो उसके बाद लोग इन चीजों को डिस्कस करने लगे कि नहीं, हमें भी हमारा हक मिलना चाहिए। एक उम्मीद की किरण थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने लोगों को मोटिवेट किया कि आप अपने राइट्स के लिए लड़ो। राइट्स, हकूक, हक के लिए लड़ो, आप अपने हक के लिए लड़ो। लोग, ऑलरेडी मैंने कह दिया, डिस्कस कर रहे थे इन चीजों को। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था, इसने दूसरी बात की कि पॉसिबिलिटी क्रिएट की। किस चीज की पॉसिबिलिटी क्रिएट की? चेंज की, कि हम सोसाइटी को चेंज करेंगे, हम सोसाइटी को चेंज करने जा रहे हैं। अब पता चला कि ठीक है, सोसाइटी को चेंज करेंगे या करने जा रहे हैं, तो कैसे, हाउ? ठीक है, ये डिस्कस होने लगा। उसके बाद ये डिस्कस होने लगा कि पूरी दुनिया, या खास करके यूरोप, क्योंकि हम यूरोप को पढ़ रहे हैं इस वक्त, खास करके यूरोप चेंज चाहता है। पहली बात, ये चेंज कैसे होगी, और अगर चेंज हुई तो चेंज क्या होगा? हाउ दिस चेंज विल हैपन, एंड इफ देयर इज अ चेंज, व्हाट these ideas are going to change। ये आइडियाज किस चीज को चेंज करेंगे? तो फिलहाल ज्यादा डीप न जाते हुए, क्योंकि 9th क्लास का चैप्टर है, तो आई लव टू बी लिमिटेड एंड आई डोंट वांट टू गो इनटू डेप्थ। मैं चाहता हूं कि 9th के बच्चों तक ये आराम से कंसेप्ट क्लियर हो जाए उनका। यहां तक ठीक है, मैंने आपको यहां तक बताया। इन पॉइंट्स को हम वहीं रखते हैं, थोड़ा सा यहां से मिटा लेते हैं। तो पूरे यूरोप के अंदर और पूरे दुनिया के अंदर ये पॉइंट्स डिस्कस हो रहे थे, और जब यूरोप के अंदर ये पॉइंट्स डिस्कस होने लगे कि लिबर्टी है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है, डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, तो वहां के लोग भी कहने लगे वेरी गुड, इट्स अ ग्रेट स्टेप, होनी चाहिए चेंज, देयर मस्ट बी ए चेंज। कुछ लोग कहने लगे जरूरी नहीं था यार चेंज करना, जैसा था ठीक था,
अच्छा खासा तो चल रहा था, क्या जरूरत पड़े चेंज करने की। कुछ ने कहा चेंज होनी चाहिए, लेकिन ठीक है आहिस्ता आहिस्ता चेंज होनी चाहिए। और कुछ ने कहा कि नहीं, चेंज हो रातों रात चेंज होनी चाहिए, अभी के अभी चेंज होनी चाहिए। तो इन लोगों को मैंने नहीं, इन लोगों को हिस्टोरियंस ने कैटेगरीज में बांटा। तो हमारे पास इन लोगों की कैटेगरीज आई, जो चेंज चाहते थे, जो चेंज नहीं चाहते थे, और बाद में उन्होंने कहा कि हाँ अब ठीक है, पहले तो हम कहते चेंज नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब हो रही है तो कोई बात नहीं है, चेंज हो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, लॉन्ग रन में चलकर चेंज हो, ठीक है। तो इन लोगों को हिस्टोरियंस ने, उस वक्त के हिस्टोरियंस ने बांटा, कैटेगरीज में बांटा, इनको एक नाम पड़ा, इनके अलग अलग नाम बने। नाम यूं थे, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। होप मेरी हैंड राइटिंग समझ आ रही हो और विजिबल भी हो, मैं उम्मीद करता हूं। लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। अब हम हेडिंग वाइज पढ़ेंगे, लिबरल्स किन्हें कहते थे, रेडिकल्स किन्हें कहते थे, और कंजर्वेटिव्स किन्हें कहते थे। मैं थोड़ा बोर्ड से बाहर जा रहा हूं ताकि आपको विजिबल हो। लिबरल्स कहते थे उन लोगों को जो सोसाइटी में चेंज चाहते थे। लिबरल्स कहते थे कि सोसाइटी में बहुत सारे रिलीजन हैं, सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट की जाए, सभी रिलीजन्स को अपने अपने हिस्से की इज्जत दी जाए। नेशंस जो भी यूरोप के अंदर हैं, जो भी मुल्क यूरोप के अंदर हैं, इन नेशंस को चाहिए, इन कंट्रीज को चाहिए, इन मुल्कों को चाहिए कि हर एक मजहब को वो एक्सेप्ट करे, उनकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करे। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि अगर 10 मजहब है तो 10, एक इंसान को 10 के 10 मजहब एक्सेप्ट करने, नहीं, मैं कह रहा हूं कि इनकी एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करें। दूसरा, लिबरल्स ये भी कहते थे कि जो उस जमाने के लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, लैंडलॉर्ड्स या उस जमाने के प्रॉपर्टी ओनर्स हुआ करते थे, सिंपली ये समझो मैन विद वेल्थ, मैन विद वेल्थ, मैन विद पावर जो हुआ करते थे, लोग पावरफुल लोग हुआ करते थे या लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, इनका जो डायनेस्टिक रूल था, लिबरल्स ने कहा कि ये खत्म होना चाहिए। लिबरल्स ने यह भी कहा कि हर किसी इंसान के इंडिविजुअल राइट्स, मैं तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं, लिबरल्स ने यह भी कहा कि हर एक इंसान के जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, उनको वो इंडिविजुअल राइट्स मिलने चाहिए, उनके उन इंडिविजुअल राइट्स के की कदर करनी चाहिए। यह तीसरा पॉइंट था, मैं लिख कर ही रखूंगा। चौथा था, लिबरल्स ने कहा कि हमारे यूरोप के अंदर एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, जो हमारे पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करें। रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए इलेक्टेड। दैट मीन्स समहाउ दे बिलीव इन डेमोक्रेसी। बट इसमें एक ट्विस्ट है, आगे जाकर इसी बात को मैं कहूंगा कि नो, दे वर नॉट बिलीविंग इन फुल डेमोक्रेसी, सो दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं इंडिविजुअल राइट्स। उसके बाद वो कह रहे थे कि देयर शुड बी अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लिबरल्स ने यह भी कहा देयर शुड बी इन यूरोप अ जुडिशरी, एक जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए, जो जुडिशियल सिस्टम होना चाहिए, जुडिशियल सिस्टम वेल ट्रेन्ड होना चाहिए। और दूसरा, इंडिपेंडेंट।
क्योंकि इंडिपेंडेंट होना जस्टिस के लिए बहुत जरूरी है। अगर जस्टिस करने वाले के सर के ऊपर हम बैठ जाएं कि नहीं हमारी मान के चलो, तो जस्टिस नहीं होगी। तो इसलिए देयर शुड बी ए जुडिशियल सिस्टम जिसमें वो काम करें, जो लोग उसमें काम करें, दे शुड बी वेल ट्रेन्ड और दे शुड बी इंडिपेंडेंट। तो अभी एक पॉइंट मैंने आपसे कहा था इससे पहले, वो पॉइंट ये था कि दे बिलीव्ड इन अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट्रिक फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब मैं ये कह रहा हूं, although however they believed in electric form of government but they were not democrats। हम उनको डेमोक्रेट्स नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते डेमोक्रेट्स हमको? why liberals were not democrats? Because there are two reasons for this। इसके लिए दो वजह है। पहली वजह यह है कि इन्होंने कहा वोट डाल सकते हैं, हर कोई इंसान वोट डाल सकता है, लेकिन इन्होंने एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम जो है वोटिंग का, इलेक्शंस का, उसको डिमिनिश कर दिया, खत्म कर दिया। इन्होंने कहा कि वोट डाल सकते हैं, लेकिन वोट वो डाल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो डाल सकते हैं जो पावरफुल लोग हैं या मैन विद मनी। दैट मीन्स वोट सिर्फ वो लोग डाल सकते हैं जो ऑलरेडी रूल कर रहे हैं, जो ऑलरेडी जिनके पास प्रॉपर्टी है, जिनके पास ऑलरेडी वेल्थ और पावर है, वही वोट कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट, मैन विद वेल्थ। पहला पॉइंट, मैन विद वेल्थ कैन वोट। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज that women are not eligible to vote। Women are not eligible to vote। पहला कि पैसे वाले लोग ही वोट डाल सकते हैं, सिंपल कह रहा हूं, पैसे वाले वही पावरफुल भी होते हैं। और दूसरा कि औरतें वोट नहीं डाल सकती। अब औरतों ने वोट कब से डाला ये आगे मैं बताऊंगा जब हम सफ्रोगेट मूवमेंट पढ़ेंगे, ठीक है, रेडिकल्स में, ये मैं आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर मैं एक चीज, जब ये डेमोक्रेट्स आता है, यहां पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं। एडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम कहते हैं कि जब भी कोई इंसान 18 साल की उम्र से ऊपर हो, ठीक है, तो विद आउट एनी कास्ट, कलर, क्रीड, लैंग्वेज, सेक्स, रेस, without any of these things he is eligible to vote। वोट करने वाले की जात, पात, कलर, जबान, मतलब जेंडर, ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। और यहां पर जब लिबरल्स कहते थे कि इलेक्टेड बॉडी होनी चाहिए, तब ये दो चीजें यहां पर क्या थी, एब्सेंट थी। इसी वजह से दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। आपके क्वेश्चन ये एग्जाम में आ सकता है। लिबरल्स believed in the representative form of government, in the elected form of parliamentary form of government, but they were not democrats। give your reasons or give your opinion, तो ये लिख लेना। तो इसके बाद हम जाते हैं दूसरे पार्ट में, इसे मैं मिटा लेता हूं। हम जाते हैं इसके दूसरे हिस्से में, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ये हिस्सा है रेडिकल्स। रेडिकल्स वो हैं, कभी कभी हम, मतलब कोई लड़का होता है ना हमारे साथ, तेज चालाक और चुस्त, और यही मतलब जो हर काम करता है, और हम उसे कहते हैं यार ये तो रेडिकल है। रेडिकल हम कहते हैं, मतलब कि वो कहते हैं कि चट मंगनी और पट बिया, अभी के अभी, मेरा काम अभी के अभी कर। जिनके पास पेशेंस और इंतजार नहीं होता वो कहते हैं कि अभी, ठीक है। तो हम रेडिकल्स पढ़ने जा रहे हैं। और रेडिकल्स जो थे वो कहते थे कि चेंज होनी चाहिए, लेकिन इट शुड बी क्विक चेंज, रातों रात।
रेडिकल्स कहते थे कि हमारे पास गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, must have a government, have a government, but with majority votes. रेडिकल्स कहते थे कि हमारे पास गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए मेजॉरिटी लोगों के वोट से, हर एक इंसान को वोट डालना पड़ेगा। ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसमें हर एक इंसान विदाउट एनी कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स, रेस, लैंग्वेज के बगैर वोट डाल सके। यहां पर अप्लाई होता है अडल्ट फ्रेंचाइज सिस्टम। रेडिकल्स ने कहा वुमेन शुड वोट, और यूरोप के अंदर एक सफ्रोगेट मूवमेंट हुई थी। सफ्रोगेट मूवमेंट हुई थी। इस सफ्रोगेट मूवमेंट में औरतों ने एक अपनी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बना ली थी, और ये औरतें जो थी ये लड़ रही थी उस वक्त के मोनार्क से, सिर्फ इसलिए कि हमें वोट डालने का हक दीजिए। और रेडिकल्स वर द फर्स्ट, ये रेडिकल्स पहले इंसान थे जिन्होंने इन लोगों की, इन औरतों की मदद की थी इस मूवमेंट के अंदर। तो सो रेडिकल्स वर इन फेवर ऑफ वोट फॉर द वुमेन, और इसलिए हम ये भी यहां कह सकते हैं दैट रेडिकल्स वर मोर डेमोक्रेट्स देन लिबरल्स, कि इनका सेंस डेमोक्रेटिक था लिबरल्स से, मतलब दे वर मोर, ये ज्यादा डेमोक्रेट्स थे लिबरल्स से। और उसके बाद है हमारा दे अपोज्ड प्रिविलेज ऑफ ग्रेट। रेडिकल्स ने जैसा वहां भी था ये यहां भी है, opposed landlords and property owners। असल में ये क्या है, ये प्रॉपर्टी ओनर्स एंड लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि वेल्थ चंद लोगों के हाथ में थी, हर किसी के हाथ में पैसा नहीं था, हर किसी इंसान के हाथ में पैसा नहीं था, कुछ चंद लोगों के हाथ में पैसा था। और रेडिकल्स चाहते थे कि ये पैसा जो है ये सबका शेयर इसमें बराबर होना चाहिए। कैपिटलिज्म में आप देखते हैं एक इंसान हजारों मजदूरों को लगा लेता है अपनी फैक्ट्री में काम करने के लिए, और प्रॉफिट जब भी आता है वो खुद खा लेता है। मजदूरों की हेल्थ हाइजीन के बारे में पुअर लेबर देता है, उनको उनके रहने सहने की कंडीशंस खराब होती है। लेकिन रेडिकल्स कहते थे ये सारा खराब सिस्टम है, ये मिल बांट कर होना चाहिए, ये सबका होना चाहिए, सबको प्रॉफिट मिलना चाहिए, थोड़ा ही सही लेकिन मिलना चाहिए। तो उन्होंने जो ये प्रिविलेज मिलते थे लैंडलॉर्ड्स और प्रॉपर्टी डीलर्स को, प्रॉपर्टी ओनर्स को, इनके अपोजिशन की। क्यों की अपोजिशन? बिकॉज दे डिसलाइक्ड, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं थी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। उन्हें यह पसंद नहीं था कि ये पैसा जो है ये चंद लोगों के हाथ में रहे। क्यों ये पसंद नहीं था? इसलिए नहीं था पसंद क्योंकि वो कहते थे अगर कुछ ही लोगों के हाथ में पैसा रहा तो सोसाइटी के अंदर डिस्पैरिटी क्रिएट हो जाएगी। डिस्पैरिटी का मतलब है ऊंच नीच की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। कोई बहुत ज्यादा अमीर बन जाएगा, कोई बहुत ज्यादा गरीब बन जाएगा। इक्वलिटी नहीं रहेगी जिस पर बेस्ड है सोशलिज्म। और उसके बाद यहां तक होप कि आपको लिबरल्स और रेडिकल्स समझ आ गया होगा। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड ऑन टू कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स कौन लोग थे? यही वो लोग थे जो कहते थे कि पागल हो गए हो, चेंज की कोई जरूरत नहीं है, जो है जैसा है अच्छा है, चल रहा है और इसे चलने दो। तो मैं थोड़ा इसे यहां लाता हूं कंजर्वेटिव्स। तो कंजर्वेटिव्स इनिशियल स्टेज में
फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले ये लोग कहते थे कि देयर शुड नॉट बी एनी चेंज, चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, चेंज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाद में, पहले मैं ये बताता हूं कि ये लोग कौन थे रेडिकल्स में। सॉरी, मुझे तभी कहना था लेकिन इट जस्ट स्लिप्ड आउट ऑफ माय माइंड। रेडिकल्स वो लोग थे जो कॉमन मासेस थे, इसमें पीजेंट्स वगैरह भी आते हैं, तभी इनको रेडिकल्स कहा, तभी ये परेशान थे, तभी ये क्विक और सडन चेंज चाहते थे, क्योंकि इन्होंने परेशानियां और मुसीबतें झेली थी, ठीक है। लिबरल्स वो लोग भी थे जिनमें फैक्ट्री ओनर्स में भी थे, लिबरल्स में वो लोग भी थे जो प्रॉपर्टी मैन विद वेल्थ भी थे, लिबरल्स के अंदर पैसे वाले लोग भी थे, रेडिकल्स के अंदर मैक्सिमम गरीब लोग थे। और हु वर द कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेटिव्स कौन थे? कंजर्वेटिव्स थे तब की रूलिंग क्लास, रूलिंग क्लास में कंजर्वेटिव्स आते थे, एंड पर्सन्स इन पावर, और वो लोग थे जो पावरफुल थे तब, ठीक है। रूलिंग क्लास थी, पर्सन विद पावर थे, ये थे हु वर कंजर्वेटिव्स, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कंजर्वेटिव्स का कहना क्या था, whether they were with sudden change, whether they were with gradual shift or no change। इनिशियली फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले they were with कि कोई चेंज होनी नहीं चाहिए, जैसा है वैसा है, ठीक है। लेकिन जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, प्रेशर क्रिएट हुआ, लोग एहतजाज में आने की सूरत बनाने लगे, तो उन्होंने कहा क्योंकि देयर शुड बी अ चेंज, एक चेंज होनी चाहिए मगर आहिस्ता आहिस्ता, बट इन ग्रेजुअल शिफ्ट, ग्रेजुअल शिफ्ट का मतलब है चेंज होनी चाहिए लेकिन इन ग्रेजुअल शिफ्ट, लॉन्ग रन में स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता चेंज होनी चाहिए। इन्होंने फिर सपोर्ट किया, इस चेंज को सपोर्ट किया। दूसरा था इनका कि अगर ग्रेजुअल शिफ्ट में भी चेंज हो तो हमारी कुछ कंडीशंस हैं, शर्तें जिसे हम कहते हैं। क्या कंडीशंस हैं इनकी? कंडीशंस इनकी ये थी कि जो हम लोगों का पास्ट है, क्योंकि ये रूलिंग क्लास थी, इन्होंने बहुत सारा गलत किया था, हुआ था कॉमन मासेस के साथ गलत, तो ये अब उन रेडिकल्स और लिबरल्स को कह रहे हैं कि ठीक है अगर चेंज हो हम इसके साथ हैं, वी सपोर्ट इट, मगर कुछ कंडीशंस पर। पहली कंडीशन ये है कि जो हमारा पास्ट है, जो हमारा गुजरा हुआ वक्त है, उस गुजरे हुए वक्त में हमने जो भी काम किए, गलत किए या सही किए, हमारी जो भी हिस्ट्री है, हमारा जो भी पास्ट है, बैकग्राउंड है, उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी सबको। अवर पास्ट शुड बी रिस्पेक्टेड, अवर हमारा पास्ट जो है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे पास्ट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। और आगे वो इस चीज में भी यकीन रखते थे कि जो ये चेंज है, जिस चेंज को लाने की हम बात कर रहे हैं, ये ग्रेजुअल शिफ्ट में होनी चाहिए, चेंज इन ग्रेजुअल शिफ्ट। चेंज इन ग्रेजुअल शिफ्ट। तो इसके साथ हमारा लिबरल्स तक खत्म हो गया। आगे हम जाएंगे अब इंडस्ट्रीज वगैरह की तरफ, तो वो हमारा दूसरे लेक्चर में होगा, क्योंकि हमारे पास वीडियो बनाने की वो प्रैक्टिस नहीं है। वी आर वेरी मच मतलब नए हैं, ये कैमरा वगैरह ज़्यादा पता नहीं है इस बारे में, तो इंशाल्लाह वी विल गेट टच टू इट, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी विल इम्प्रूव वट एवर वी आर लेकिंग हियर। हाँ, इसके साथ साथ मैं और एक बात कहना चाहता हूँ तमाम व्यूअर्स से
कि हमें पता है हमारी ये वीडियो सभी बच्चों तक नहीं पहुंच रही, लेकिन क्योंकि ये 9th क्लास का लेक्चर है, 9th हिस्ट्री है ये, तो आजकल ये स्मार्टफोन मैक्सिमम बच्चों के पास होते हैं। किसी भी बच्चे को जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, जरूरत है किसी नोट्स या किसी चीज की, they can contact me, they can contact us, they can contact all teachers. We know we are bound by our officers to make these lectures, but although we are humans, we will treat you as our brothers and sisters. You can come to us, you can have a chit chat with us over this issue, that we need this thing, we need notes. हम फोन तो हर किसी को नहीं दे सकते, we need some notes, we need little bit guidance in these critical days. They can call us, तो हम मदद कर सकते हैं, चाहे वो हमारे स्कूल का बच्चा हो या दूसरे स्कूल का बच्चा हो। बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे सबके लिए बराबर ही होते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी, और इन क्रिटिकल हालात में जो जहां है वो वहां बैठे, लेकिन वहां बैठकर जो जिसकी मदद करना चाहता है, प्लीज वो करो। कम फॉरवर्ड, हेल्प द सोसाइटी। सोसाइटी नीड्स यू, सोसाइटी नीड्स ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो कुछ भी जानता है, एजुकेशन के स्टफ के लेकर, हेल्थ के स्टफ को लेकर, या कोई और काम जानता है। आगे आओ, हेल्प करो, और सोसाइटी का इस वक्त हाथ बनो। विद दिस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी। मुझे पता है हिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन यू विल लव इट, ये मेरा वादा है आप सबसे। मैं पढ़ाऊंगा, आप प्यार करोगे इससे, इट्स माई प्रॉमिस टू यू। लव यू ऑल, थैंक यू।